कहानी की शुरुआत होती है ग्रेस फील्ड नाम के एक बेहद खूबसूरत अनाथालय से। चारों तरफ हरे भरे मैदान, घना जंगल और खुशहाल बच्चे। यहाँ के बच्चे आपस में सगे भाई बहनों की तरह रहते हैं। इन सब की देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर है जिसे सब बड़े प्यार से माँ ईसाबेला कहते हैं। ईसाबेला इन बच्चों को सिर्फ पालती नहीं है बल्कि उन्हें बहुत ऊंचे लेवल की पढ़ाई करवाती है और रोज उनका कड़ा IQ टेस्ट भी लेती है। उसका कहना है कि जब बाहर की दुनिया से कोई अच्छी फैमिली इन्हें गोद लेने आएगी तो ये वहाँ समझदारी से जी सके। लेकिन इस जन्नत जैसी दिखने वाली जगह में दो ऐसी बातें थीं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। पहली ये कि यहाँ के हर बच्चे के गले पर एक रहस्यमयी नंबर का टैटू बना हुआ था, यानी उनकी पहचान उनका नाम नहीं वो नंबर था। और दूसरी बात, अनाथालय के चारों तरफ एक लकड़ी की फेंसिंग यानी बाड़ लगी थी जिसे पार करने की सख्त मनाही थी। एक बड़ा सा मेन गेट भी था जिसके पास जाना भी पाप था। माँ ईसाबेला हमेशा कहती थी कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए कभी इस सरहद को पार करने की सोचना भी मत। यही हमारी मुलाकात होती है इस अनाथालय के 3 सबसे जीनियस बच्चों से, एमा, नॉर्मन और रे। ये तीनों दिमाग और फुर्ती में सबसे आगे हैं। दोपहर के वक्त जब सब बच्चे जंगल में छुपम छुपाई खेलते हैं तो नॉर्मन अपने शातिर दिमाग से सबको मिनटों में ढूंढ निकालता है। यहाँ तक कि सुपर फास्ट एमा भी उसकी चाल में फंस जाती है। असल में ये खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनकी दिमागी और शारीरिक कसरत का हिस्सा है। तभी अनाथालय में एक अच्छी खबर आती है। 6 साल की मासूम बच्ची कानी को एक परिवार ने गोद ले लिया है। कानी हमेशा अपने हाथ में एक छोटा सा खरगोश का टेडी बियर रखती थी। अनाथालय का एक दस्तूर था, जो बच्चा यहाँ से एक बार गया वो कभी लौट कर नहीं आया। शाम को जब कानी की विदाई होती है तो सब रोने लगते हैं। कानी वादा करती है कि वो बाहर जाकर सबको चिट्ठियां लिखेगी, लेकिन नॉर्मन और रे के दिमाग में एक बात खटकती है कि आज तक यहाँ से जितने भी बच्चे गए उनमें से किसी एक की भी चिट्ठी आज तक वापस क्यों नहीं आई। खैर, माँ ईसाबेला कानी का हाथ पकड़ती है और उसे मेन गेट की तरफ ले जाती है। कानी के जाने के बाद जब एमा और नॉर्मन हॉल की सफाई कर रहे होते हैं तो एमा की नजर टेबल पर पड़ती है। वहाँ कानी का वही पसंदीदा टेडी बियर छूटा हुआ था। एमा परेशान हो जाती है क्योंकि कानी इस खिलौने के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। तभी वहाँ रे आता है और कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी जल रही है, अगर तुम लोग दौड़ कर जाओ तो उसे ये टेडी दे सकते हो। नियम तोड़ना था, पर कानी के प्यार में एमा और नॉर्मन उस टेडी बियर को लेकर सीधे मेन गेट की तरफ भागते हैं। जब वो गेट के पास पहुँचते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा बंद ट्रक खड़ा था। उन्हें लगता है कि कानी शायद इसी के अंदर होगी। नॉर्मन और एमा जैसे ही ट्रक के पीछे का पर्दा हटाकर अंदर झांकते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने ट्रक के अंदर कानी की बेजान लाश पड़ी हुई थी और उसके सीने पर एक अजीब सा लाल रंग का फूल गड़ा हुआ था। एमा डर के मारे कांपने लगती है और उसके हाथ से वो टेडी बियर वहीं गिर जाता है। तभी अचानक किसी के आने की आहट होती है। नॉर्मन तुरंत समझदारी दिखाता है और एमा का हाथ पकड़कर ट्रक के नीचे छुप जाता है। वहाँ जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। अंधेरे से निकलकर 2 बेहद खौफनाक और बड़े बड़े राक्षस यानी डीमंस वहाँ आते हैं। वो दोनों बड़ी बेरहमी से कानी की बॉडी को ट्रक से निकालते हैं और एक पानी से भरे जार में डाल देते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस जगह के इंसानों का मांस सबसे टॉप क्वालिटी का होता है और इन बच्चों को सिर्फ हमारे खाने के लिए ही यहाँ पाला जा रहा है। ये सुनते ही एमा और नॉर्मन के दिमाग का हर भ्रम टूट जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि जिसे वो अनाथालय समझ रहे थे वो असल में एक ह्यूमन फार्म है, इंसानी बच्चों की खेती, जहाँ उन्हें सिर्फ राक्षसों का निवाला बनने के लिए पाला जा रहा है। और कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वहाँ माँ ईसाबेला आती है। वो उन राक्षसों से इतनी नॉर्मली बात करती है जैसे कोई बिजनेस डील हो रही हो। वो वादा करती है कि अगली बार वो उनके लिए और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा तैयार रखेगी क्योंकि राक्षसों को बुद्धिमान बच्चों का मांस सबसे ज्यादा पसंद आता है। तभी एक राक्षस को हवा में किसी बच्चे की खुशबू आती है। वो नीचे चेक करता है तो उसे जमीन पर गिरा कानी का वो टेडी बियर मिल जाता है। राक्षस उसे उठाकर ईसाबेला को देता है और ईसाबेला समझ जाती है कि कोई न कोई बच्चा यहाँ तक आया था। हालांकि राक्षस के देखने से पहले ही एमा और नॉर्मन वहाँ से भागकर सीधे जंगल में छुप जाते हैं। जंगल में पहुंचकर एमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी माँ ईसाबेला इतनी बड़ी विलन है। नॉर्मन उसे संभालता है और कहता है कि हमें इस नर्क से भागना होगा। इस पर एमा एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है कि हम अकेले नहीं भागेंगे, इस अनाथालय के हर एक बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। नॉर्मन भी उसका साथ देने की कसम खाता है। अगले दिन दोनों अनाथालय में ऐसे रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि ईसाबेला को भनक भी न लगे। वो चुपके से जंगल के आखिरी छोर पर जाते हैं और देखते हैं कि फेंसिंग के पार एक बेहद ऊंची और विशाल दीवार खड़ी है। उसे बिना किसी औजार के पार करना नामुमकिन था। नॉर्मन समझ जाता है कि दीवार पर चढ़ने के लिए उन्हें मजबूत रस्सियों की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच मैदान में खेलते वक्त एक छोटी बच्ची गायब हो जाती है। सब परेशान होते हैं, लेकिन माँ ईसाबेला के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। वो तुरंत अपनी जेब से एक
अजीब सी घड़ी जैसी मशीन निकालती है, उसमें कुछ चेक करती है और सीधे जंगल में जाकर चंद सेकंड में उस बच्ची को वापस ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इसाबेला ने हर बच्चे के शरीर में कोई सीक्रेट लोकेशन ट्रैकर लगा रखा है, यानी अब भागना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अगले दिन दोनों फिर जंगल जाते हैं और एक खोखले पेड़ में कुछ रस्सियां छुपाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां रे आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब रे उनसे सच पूछता है तो वो बिना कुछ छुपाए उसे उस रात का पूरा सच बता देते हैं। रे बहुत ही प्रैक्टिकल और ठंडे दिमाग का लड़का था। वो बिना किसी ड्रामे के तुरंत उनकी बात मान लेता है और इस मिशन में शामिल हो जाता है। इसके बाद वो तीनों सुराग ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ रे उन्हें कुछ खास किताबें दिखाता है। इन सभी किताबों पर एक उल्लू का स्टैंप लगा था और एक अजीब सा कोड था। जब वो उसे डिकोड करते हैं तो उन्हें एक नाम मिलता है, विलियम मिनर्वा। ये वो शख्स था जो इस फार्म की हकीकत जानता था और उसने इन किताबों के जरिए बच्चों के लिए सीक्रेट मैसेज छोड़े थे कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बच्चों को अब उम्मीद की एक किरण दिखती है। तभी शाम को इसाबेला सबको हॉल में बुलाती है और एक नई आफत से मिलवाती है। वो कहती है कि बच्चों की देखभाल के लिए अब एक नई असिस्टेंट आई है, सिस्टर क्रोम। क्रोम दिखने में ही बेहद अजीब और डरावनी थी। अब बच्चों के सामने एक नहीं बल्कि दो दुश्मन थे जो उन पर 24 घंटे नजर रखने वाले थे। अगले दिन एमा, नॉर्मन और रे एक कमाल की चाल चलते हैं। वो सब बच्चों के साथ जंगल में पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू करते हैं, लेकिन असल में इस खेल के बहाने वो बच्चों को मुसीबत में छुपना, दौड़ना और अपनी जान बचाना सिखा रहे थे, ताकि भागने वाले दिन कोई पैनिक ना हो। उसी रात नॉर्मन एक बात नोटिस करता है कि वो जो भी प्लान बनाते हैं, इसाबेला को उसकी खबर पहले ही हो जाती है। इसका मतलब साफ था कि बच्चों के बीच ही कोई ऐसा गद्दार है जो इसाबेला के लिए जासूसी कर रहा है। उस जासूस को पकड़ने के लिए नॉर्मन एक जाल बुनता है। वो अपनी उम्र के 2 और बच्चों डॉन और गिल्डा को टीम में शामिल करता है। जब वो उन्हें राक्षसों का सच बताते हैं तो डॉन को यकीन नहीं होता, लेकिन एमा के आंसू देखकर गिल्डा समझ जाती है कि ये सच है। इसके बाद डॉन भी मान जाता है। अब गद्दार को पकड़ने के लिए नॉर्मन, डॉन और गिल्डा को रस्सियां छुपाने की 2 अलग अलग फर्जी जगहें बताता है, एक को बेड के नीचे और दूसरे को सीलिंग के पीछे। वो देखना चाहता था कि इसाबेला तक कौन सी खबर पहुंचती है। उसी रात कोई चुपके से इसाबेला के कमरे के दरवाजे के नीचे एक नोट सरका देता है, जिसमें लिखा था कि बच्चों ने रस्सियां कहां छुपाई हैं और नॉर्मन कितना शातिर है। अगली सुबह जब नॉर्मन, एमा और रे रस्सियों वाली असली जगह पर जाते हैं तो रस्सियां गायब मिलती हैं। रे गुस्से में कहता है कि देखा, डॉन या गिल्डा में से ही कोई एक जासूस है, लेकिन तभी नॉर्मन मुस्कुराता है और कहता है, नहीं रे, उन दोनों में से कोई जासूस नहीं है। असली जासूस तो कोई और है, जिसे मैंने जानबूझकर एक तीसरी फर्जी लोकेशन बताई थी। और नॉर्मन सीधे रे की आंखों में देखकर कहता है, वो जासूस तुम हो रे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रे का पर्दाफाश हो चुका था। वो अपना जुर्म कबूल करता है कि वो शुरू से इसाबेला का खबरी था ताकि अपनी जान बचा सके। उसने इसाबेला से सौदा किया था कि वो बच्चों की जासूसी करेगा और बदले में इसाबेला उसके मरने का टाइम बढ़ा देगी। रे आगे बताता है कि वो अकेला यहाँ से नहीं भाग सकता था। उसे नॉर्मन और एमा के दिमाग की जरूरत थी, इसीलिए उसने जानबूझकर कानी का वो टेडी बियर टेबल पर छोड़ा था ताकि वो दोनों गेट पर जाएं और अपनी आंखों से सच देखकर भागने का प्लान बनाएं। ये सच जानकर नॉर्मन और एमा हैरान तो होते हैं, पर वो जानते थे कि रे दिल का बुरा नहीं है। एमा कहती है कि हम आज भी तुम पर भरोसा करते हैं, और वो रे को टीम से निकालने के बजाय एक डबल स्पाई बना देते हैं, यानी अब रे इसाबेला के सामने जासूसी का नाटक करेगा पर असली खबर अपनी टीम को देगा। इसके बाद रे उन्हें फर्श के नीचे छुपा अपना एक सीक्रेट बॉक्स दिखाता है, जिसमें कुछ गैस कैन्स और एक कमाल का गैजेट था। रे ने अपने दिमाग से एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो बच्चों के शरीर के ट्रैकर सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता था। अगले दिन ये 5 बच्चे अपनी नई रस्सियों का टेस्ट करने दीवार के पास जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ सिस्टर क्रोम आ जाती है। बच्चों को लगता है कि अब सब खत्म, लेकिन क्रोम कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अपनी कॉलर हटाकर एक निशान दिखाती है और कहती है कि मेरी बॉडी में एक चिप लगी है, अगर मैं हेडक्वार्टर के खिलाफ गई तो वो मुझे करंट से मार देंगे। मैं खुद इस फार्म से तंग आ चुकी हूँ और इसाबेला को हटाकर यहाँ की माँ बनना चाहती हूँ ताकि जिंदा रह सकूं, इसलिए मैं तुम बच्चों की मदद करूंगी। उसी रात क्रोम बच्चों को इस दुनिया का वो काला इतिहास बताती है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो बताती है कि 1000 साल पहले इंसानों और राक्षसों के बीच महायुद्ध हुआ था। उस तबाही को रोकने के लिए दोनों के बीच एक समझौता हुआ, द प्रॉमिस। इसके तहत दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। राक्षसों ने वादा किया कि वो इंसानों की दुनिया में नहीं आएंगे, लेकिन बदले में इंसानों को उन्हें खाने के लिए अपने बच्चों की सप्लाई देनी होगी। इसी शर्त के लिए ये सीक्रेट फार्म्स बनाए गए। क्रोम ये भी बताती है कि राक्षस जितना बुद्धिमान दिमाग खाएंगे वो उतने ही समझदार बने रहेंगे, वरना वो जंगली जानवर बन जाएंगे। इसीलिए इसाबेला बच्चों को इतना पढ़ाती थी ताकि उनका दिमाग ज्यादा स्वादिष्ट हो सके। अगले दिन क्रोम बच्चों के कमरे में होती है, तभी इसाबेला वहाँ एक लेटर लेकर आती है। वो कहती है कि हेडक्वार्टर से तुम्हारा प्रमोशन आया है और तुम्हें दूसरे फार्म की जिम्मेदारी संभालनी है, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। क्रोम समझ जाती है कि इसाबेला
ईसाबेला को उसकी चालाकी का पता चल गया है और ये उसका प्रमोशन नहीं बल्कि उसका डेथ वारंट है। जाने से पहले क्रोम बच्चों की मदद के लिए एक सीक्रेट पेन छुपाकर चली जाती है। जब वो मेन गेट पर पहुंचती है तो वहां इस पूरे सिस्टम की हेड दादी खड़ी थी। क्रोम अपनी जान बचाने के लिए दादी को बताती है कि ईसाबेला के बच्चे भागने की फिराक में हैं, लेकिन दादी कहती है कि ईसाबेला मेरी बेस्ट कमांडर है, वो ऐसी गलती नहीं करेगी। तभी अंधेरे से एक विशाल राक्षस निकलता है और दादी के इशारे पर क्रोम को वहीं तड़पा तड़पा कर मार डालता है। अब बच्चों के पास वक्त बहुत कम था। एमा और नॉर्मन दीवार की तरफ जाते हैं ताकि बाहर का रास्ता देख सकें और रे अनाथालय के अंदर ईसाबेला को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईसाबेला इन सब से 2 कदम आगे थी। वो रे को एक कमरे में बंद कर देती है और सीधे जंगल की तरफ निकल जाती है। डॉन आकर रे को रूम से आजाद करता है और वो दोनों नॉर्मन और एमा को बचाने भागते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। ईसाबेला दीवार के पास पहुंच जाती है। वो बच्चों को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ सब कुछ दिया, अच्छा खाना, कपड़े और प्यार, फिर तुमने नियम क्यों तोड़ा? तभी एमा पीछे से आकर ईसाबेला को कसकर जकड़ लेती है और चिल्लाती है, नॉर्मन रुकना मत, दीवार पर चढ़ जाओ और भाग जाओ। लेकिन ईसाबेला की ताकत किसी चट्टान जैसी थी। वो एक झटके में एमा को फेंकती है और बेरहमी से उसका पैर मरोड़ देती है। एमा की हड्डी टूटने की भयानक आवाज आती है और वो दर्द से चीख पड़ती है। एमा की ये हालत देख नॉर्मन के कदम रुक जाते हैं। वो अपनी दोस्त को इस हाल में छोड़कर भागने से मना कर देता है। ईसाबेला मुस्कुराती है और एक और बम फोड़ती है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ चुका है, कल सुबह ही नॉर्मन का अडॉप्शन यानी उसका शिपमेंट होने वाला है। उसी रात चारों बच्चे कमरे में रो रहे होते हैं। रे कहता है कि कल सुबह हम तुम्हारे पैर तोड़ने का नाटक करेंगे ताकि तुम्हारा जाना रुक जाए, लेकिन नॉर्मन मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं छुपा या भागा तो ईसाबेला सुरक्षा इतनी कड़ी कर देगी कि बाकी बच्चों का भागना नामुमकिन हो जाएगा। मैं अपने भाई बहनों के लिए अपनी जान भी हंसते हंसते दे दूंगा। अगली सुबह नॉर्मन जब अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उसे अलमारी के कोने में सिस्टर क्रोम का वो छुपाया हुआ पेन मिलता है। नॉर्मन समझ जाता है कि ये कोई मामूली पेन नहीं है, इसमें बाहर की दुनिया का कोई बड़ा राज है। वो उसे जेब में रख लेता है। अनाथालय से विदा होने से ठीक पहले नॉर्मन चुपके से उस विशाल दीवार पर चढ़ जाता है ताकि जाते जाते दोस्तों के लिए आगे का रास्ता देख सके। लेकिन जैसे ही वो दीवार के ऊपर पहुंचता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीवार के दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं था बल्कि एक इतनी गहरी और चौड़ी खाई थी जिसे कूदकर पार करना मौत को बुलावा देना था। नॉर्मन समझ जाता है कि इसे पार करने का सिर्फ एक रास्ता है, पुल जो सीधे ईसाबेला के कंट्रोल रूम के पास से होकर जाता है। वो तुरंत नीचे आता है और एक कागज पर उस खाई का पूरा नक्शा बनाकर उस सीक्रेट पेन के साथ एमा के बिस्तर के नीचे छुपा देता है। शाम को नॉर्मन की विदाई का वक्त आता है। छोटे बच्चे सोच रहे थे कि नॉर्मन एक अच्छी फैमिली के पास जा रहा है, इसलिए वो खुश थे, लेकिन एमा, रे, डॉन और गिल्डा का दिल फटा जा रहा था। एमा अपने टूटे पैर के साथ नॉर्मन से लिपटकर फूट फूट कर रोती है। नॉर्मन उसके आंसू पोंछता है और मुस्कुराते हुए ईसाबेला के साथ गेट के पार चला जाता है। गेट के अंदर एक सीक्रेट कमरे में नॉर्मन को ले जाया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात पीटर नाम के एक रईस आदमी से होती है। पीटर इस पूरे ह्यूमन फार्मिंग बिजनेस का लीडर था। वो नॉर्मन की बुद्धिमानी से इतना इम्प्रेस था कि उसे इस दुनिया के सारे राज्य बताने लगता है। नॉर्मन बिना डरे उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से अपने दोस्तों को बचाने आया हूँ। पीटर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी कमरे के पीछे से एक खौफनाक राक्षस निकलता है और नॉर्मन को वहीं खत्म कर देता है। इधर अनाथालय में नॉर्मन के जाने के बाद एमा पूरी तरह टूट चुकी थी। ईसाबेला उसके कमरे में आकर उसका सिर सहलाती है और कहती है कि एमा, तुम सबसे होशियार हो, मैं चाहती हूँ कि तुम अगली माँ बनने की ट्रेनिंग लो ताकि तुम राक्षसों का खाना बनने से बच जाओ और एक ऐश की जिंदगी जियो। एमा समझ जाती है कि ईसाबेला उसे भी अपने जैसा कसाई बनाना चाहती है। दूसरी तरफ रे भी अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोकर बिल्कुल खामोश हो चुका था। ईसाबेला रे के पास आकर कहती है कि रे, तुम्हारा काम खत्म, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा ही है, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन रे की आंखों में कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सी सनक थी और आखिरकार वो आखिरी रात आ ही जाती है। डाइनिंग हॉल में रे अकेला बैठा था। तभी वहाँ एमा आती है जिसका पैर अब ठीक हो चुका था। एमा कहती है कि रे, हमारे पास भागने का एक तगड़ा प्लान है। लेकिन रे कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है एमा, मैं इन राक्षसों का खाना बनकर नहीं मरूंगा, मैंने अपने लिए कुछ और ही सोचा है। और इससे पहले कि एमा कुछ करती, रे माचिस जलाकर खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा लेता है। लपटें आसमान छूने लगती हैं और पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। एमा चीखने लगती है। आवाज सुनकर ईसाबेला पागलों की तरह दौड़ती हुई आती है। पूरा हॉल आग की लपटों में घिरा था। एमा रोते हुए कहती है कि माँ, रे ने खुद को आग लगा ली। ईसाबेला तुरंत अपनी ट्रैकर मशीन निकालती है तो रे का सिग्नल आग के ठीक बीच में दिखाई देता है। ईसाबेला आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर पागलों की तरह आग बुझाने में जुट जाती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है एमा वहाँ से गायब हो जाती है। जब ईसाबेला फर्श को देखती है तो वहाँ खून की बूंदें और कटी हुई खाल का टुकड़ा मिलता है। ईसाबेला का दिमाग ठनक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बच्चों ने उसे बहुत बड़ा छूना लगा दिया है। रे मरा
नहीं था। अब देखिए कहानी का असली ट्विस्ट। असल में जब नॉर्मन गया था तो उसने एमा के लिए जो नोट छोड़ा था उसमें लिखा था कि रे खुद को आग लगाने की सोच रहा है और हमें उसकी इसी जिद को अपना हथियार बनाना होगा। एमा ने वो नोट डॉन और गिल्डा को दिखा दिया था। पिछले कुछ दिनों से जब एमा बिस्तर पर होने का नाटक कर रही थी तब डॉन, गिल्डा और बाकी बड़े बच्चे भागने की पूरी तैयारी कर चुके थे। जब रे आग लगाने जा रहा था एमा ने आखिरी पल में उसे पीछे खींचा, चाकू से फुर्ती से उसके कान के पीछे कट लगाया और उसका ट्रैकर बाहर निकाल दिया। वही खून और खाल का टुकड़ा फर्श पर था। उन्होंने उस ट्रैकर को रे के पुराने कपड़ों के साथ आग में फेंक दिया था ताकि ईसाबेला की मशीन को लगे कि रे अंदर ही जल रहा है। इस तरह ईसाबेला आग बुझाने में फंसी रही और बच्चे वहां से रफू चक्कर हो गए। एमा ने अपने कान का ट्रैकर भी काट कर फेंक दिया था। भागते वक्त रे हैरान होकर पूछता है कि बाकी बच्चों का क्या। एमा मुस्कुराकर कहती है कि डॉन और गिल्डा ने पहले ही सब बड़े बच्चों के ट्रैकर निकाल दिए हैं और वो दीवार की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन जो 4 साल से छोटे बच्चे हैं वो इस खाई को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे समझदार छोटे बच्चे फील को सारा सच बता दिया है और वादा किया है कि हम 2 साल के अंदर वापस आएंगे और उन सबको इस नर्क से छुड़ा कर ले जाएंगे। इधर ईसाबेला लालटेन लेकर रात के अंधेरे में जंगल की तरफ भागती है, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं था क्योंकि उनके ट्रैकर बंद थे। सब बच्चे दीवार पर चढ़ जाते हैं। सामने वही भयानक और गहरी खाई थी, लेकिन तभी डॉन अपनी पूरी ताकत से एक रस्सी हवा में लहराता है और खाई के उस पार एक मजबूत पेड़ की टहनी पर फंसा देता है। बच्चे एक एक करके हैंगर के सहारे उस जिप लाइन से खौफनाक खाई को पार करने लगते हैं और देखते ही देखते सब सुरक्षित दूसरी पार पहुंच जाते हैं। आखिर में सिर्फ एमा दीवार पर बची थी। वो जैसे ही रस्सी पकड़ती है वहां ईसाबेला पहुंच जाती है। वो चिल्लाती है, रुक जाओ एमा, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। एमा एक पल के लिए रुकती है पर उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था। वो मुस्कुराकर कहती है, अलविदा माँ, हम बाहर की दुनिया में अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। और ये कहते ही वो हवा में छलांग लगा देती है और जिप लाइन के सहारे खाई पार कर लेती है। एमा के पहुंचते ही डॉन रस्सी काट देता है। अब ईसाबेला के पास उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। दीवार पर खड़ी ईसाबेला चाहती तो अलार्म बजाकर राक्षसों की फौज बुला सकती थी, लेकिन वो रुक जाती है। बच्चों की ये कामयाबी और एमा का हौसला देखकर उसका पत्थर दिल भी पिघल जाता है। उसे अपना वो बचपन याद आता है जब वो खुद इस फार्म से भागना चाहती थी पर डर गई थी। ईसाबेला के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है और वो धीरे से कहती है, जाओ बच्चों, अपनी जिंदगी जी लो और हमेशा खुश रहना। इसके बाद वो अनाथालय लौटकर बाकी छोटे बच्चों को गले लगा लेती है। सुबह की पहली किरण के साथ सब बच्चे जंगल पार करके एक बेहद खूबसूरत और खुली वादी में आ जाते हैं। एमा अपनी जेब से नॉर्मन का वो सीक्रेट पेन निकालती है और बटन दबाती है। हवा में एक शानदार होलोग्राम स्क्रीन चमक उठती है जिसमें बाहर की दुनिया का पूरा डिजिटल मैप था और साथ ही विलियम मिनर्वा का एक मैसेज चमकता है, अनाथालय से बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। रास्ता मुश्किल है पर उम्मीद मत छोड़ना। एमा और रे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। भले ही नॉर्मन आज उनके साथ नहीं था पर उसकी बदौलत आज वो सब आजाद थे। एमा सबका हाथ थामती है और कहती है, ये हमारी एक नई शुरुआत है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।